नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज न्यूज़ रूम में बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही युवा शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी। इनका एक और परिचय है, ये स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते हैं, उनके पोते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ रूम में। धन्यवाद आपका। संदीप जी, शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत बाबूजी से ही करते हैं, जिन्हें आप बाबूजी कहते हैं। जी। आपका और उनका संबंध कैसा था? बाबूजी कैसे थे? उनकी कौन सी बात आपको हमेशा याद रहती है? जैसा कि हमेशा होता है कि अपने जितने भी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर से एक विशेष लगाव होता है, उसी तरह से मेरा और बाबूजी का भी रिश्ता था, संबंध था। वो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि पूरे घर में किसी व्यक्ति से अपने पूरे परिवार में प्रेम करते थे तो वो मेरे को ही चाहते थे। और मुझे उनके साथ में समय बिताने में हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। और हालांकि हम तो छोटे थे और हमेशा से बाबूजी को राजनीतिक जीवन में ही देखा। बाबूजी, जब मेरा जन्म हुआ उस समय बाबूजी मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और मेरे जन्मदिन के दिन ही बाबूजी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1991। जी, 24 जून। तो मुझे हमेशा से बाबूजी से प्रेरणा मिलती रही कि हमें किस तरीके से बाबूजी ने हमेशा, जब भी क्योंकि मैं उनसे मिला, बाबूजी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे अपने कार्यों में, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे, और उसके बाद में भी जब भी हम सब लोगों ने देखा वो लोगों में हमेशा बाबूजी घिरे रहते थे। बहुत कम समय होता था कि वो परिवारजनों के संग में आकर के बैठ पाते थे और बातचीत कर पाते थे, लेकिन जितना भी उनको समय मिलता था बाबूजी हमेशा प्रयास करते थे कि परिवारजन के साथ बैठें और मेरे साथ में ख़ास तौर पे काफ़ी समय बिताते थे। उन्होंने हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा दी कि हम सब मिलजुल करके रहें। बाबूजी को जिस तरह से कार्य करते हुए देखा, उनसे काम करने की हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। बाबूजी ने हमेशा सिखाया कि सच्चाई का ही मार्ग हमें हमेशा अपनाना चाहिए और परिश्रम करने से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें केवल और केवल अपने कार्य पे, अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पर फोकस रहते हुए, जिस तरीके से बाबूजी ने भी कार्य किया, हमेशा निस्वार्थ भाव से हर एक व्यक्ति की बाबूजी ने सेवा करने के लिए जो उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बाबूजी हम लोगों को भी सिखा करके गए और हम उसी तरह से सेवा कर रहे हैं। जी, तो संदीप जी, कभी ऐसा हुआ कि आप पिताजी की डांट से बचने के लिए बाबूजी के पास गए हों, या फिर अपनी कोई बात मनवाने के लिए, कोई मांग पूरी करवाने के लिए, ऐसा होता था? ऐसा हर जगह होता है कि कभी कोई गलती कर देते हैं या मालूम है कि घर पे डांट पड़ेगी, तो एक सहारा यही होता है कि घर में और जो ग्रैंड पेरेंट। पापा जी से बड़े जो हैं, जिनकी पापा जी सुन लेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग ढूंढते हैं और वो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि अम्मा जी तो मोस्टली गांव में रहती थी और बाबूजी और हम लोग लखनऊ में ज़्यादा समय हम सब लोगों ने व्यतीत किया है। गांव भी जाते थे लेकिन लखनऊ में ज़्यादा समय व्यतीत किया है, तो बाबूजी के पास ही हम सब लोग भाग करके हमेशा जाते थे। और बचपन की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, जब कोई भी ऐसी शरारत कर देते थे तो जा करके बता देते थे कि ये गलत हो गया है और मुझको बचा लीजिए। तो तो बाबूजी, गलती करने के बाद भी बाबूजी आपका सपोर्ट करते थे? वो तो पोते का? स्वाभाविक होता है कि बच्चे अगर गलती कर देते हैं तो उनको बचाने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स ही आते हैं सामने, और बाबूजी भी उस तरह से हमें हमेशा, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन बचाव करते थे। देखिए, पिता से ज़्यादा नज़दीकी हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, यानी कि दादा और पोते की जो जुगलबंदी होती है ना, वो अलग तरह की होती है। हाँ जी, तो आप भी कह रहे कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल। कहानी, किस्सा वो भी सुनाते थे कभी? वक्त कहानियाँ, मिलता था? बिल्कुल वक्त मिलता था तो बाबूजी कहानियाँ तो ऐसे सुनाते थे। अब मुझे ऐसे कोई कहानी उनकी विशेष तौर पे तो याद नहीं है, लेकिन जब भी बाबूजी को समय मिलता था तो बाबूजी आराम करते थे, लेट जाते थे और मेरे से बोलते थे थोड़ी देर मैं उनके पैर दबा दूँ। हाँ। तो मैं बिस्तर पे, बाबूजी लेटे रहते थे और मैं बैठ करके, हालांकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और बाबूजी के बस पैर को दबाना भी नहीं आता था, हम लोग खाली छू लेते थे बाबूजी के पैर को और ऐसे ही सहलाते रहते थे। लेकिन बाबूजी बोलते रहते थे बहुत आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और बाबूजी अपने दिन भर की चीज़ों के बारे में बताते रहते थे। कोई अच्छी चीज़ होती थी, कोई रोचक चीज़ होती थी, हमको कहानियाँ सुनाते रहते थे। हमको बहुत आनंद आता था उन सारी चीज़ों में, बहुत खुशी होती थी कि बाबूजी के संग बैठ करके चीज़ों को हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। कौन सी उनकी वो बात या हिदायत जिसे आपने गांठ बांध कर रख ली है कि नहीं नहीं, इसे तो नहीं भूलना, बाबूजी ने कहा है तो इसको अमल में लाना है? निस्वार्थ भाव के साथ में सेवा करना, अपने हित को और अपने किसी भी ऐसे फ़ायदे को आगे रखते हुए हमें कभी भी किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पे जन सेवा के कार्य में कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें हर एक व्यक्ति
को एक समान रखते हुए और अपने जो भी आपके अधीन लोग हैं जिन्होंने आपको नियुक्त किया है और जिन लोगों की आपसे अपेक्षाएं हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं उनको पहले प्राथमिकता देते हुए, उनकी चीज़ों को पहले प्राथमिकता देते हुए हम सब लोग कार्य करें। ये बाबूजी ने हम सब लोगों को एक हिदायत दी है और सीख दी है, और मेरा प्रयास है कि बाबूजी के उन्हीं पद चिन्हों पे मैं आगे चल सकूं। देखिए, बाबूजी का बहुत सारे फैसले थे जो कि बहुत बड़े बड़े साबित हुए। एक फैसला था नकल विरोधी अध्यादेश, जिसने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। ठीक है, वो अध्यादेश लेकर आए। उससे पहले यूपी बदनाम था कि यहाँ तो बिना नकल के परीक्षा नहीं हो सकती, यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर वो इज्जत नहीं मिलती थी, तवज्जो नहीं मिलती थी, सिर्फ नकल की वजह से। कल्याण सिंह ने अध्यादेश लेकर के वो आते हैं और जितने भी नकल माफिया सबको जेल भेज दिया। और आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, ये कोई संयोग है या क्या? देखिए, संयोग तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो उन्होंने मुझको इस काबिल समझा और ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। बाबूजी ने शिक्षा के क्षेत्र में, जब बाबूजी मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने इस प्रदेश की कमाल संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी, नकल माफिया पूरी तरह से इस प्रदेश के ऊपर हावी थे, और ख़ास तौर पे जिस विधानसभा से मैं चुन करके आता हूँ, अतरौली विधानसभा से, जो कि बाबूजी की विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ पर नकल माफियाओं का एक बहुत ही बड़ा रैकेट चलता था। बाबूजी ने उन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा था, और इसीलिए नकल अध्यादेश को बना करके बाबूजी ने लागू किया। और उस समय परीक्षाएं, जितनी भी बाबूजी के समय परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा में नकल की एक भी कोई भी प्रकरण हम लोग उस समय की सरकार के सामने नहीं आए। परीक्षा छोड़ दी थी बच्चों ने। परीक्षाएं छोड़ दी, और जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट भी, मुझे लगता है इतिहास में इतना रिज़ल्ट इतना कम, इतने बच्चे फेल किसी भी समय किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होंगे जितने बच्चे फेल उस समय हुए थे। लेकिन इसका फ़ायदा मुलायम सिंह जी ने उठा लिया था। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आए तो ये अध्यादेश हटाएंगे और जितनों पर केस दर्ज हुआ वो हटाएंगे, और हटा भी दिया उन्होंने। तो फ़ायदा उठा लिया उन्होंने पॉलिटिकल फ़ायदा भले ही उठा लिया, लेकिन इस प्रदेश की जनता के साथ, उनके भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करके केवल और केवल पॉलिटिकल फ़ायदे को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे ही राजनीति मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक आगे चल सकती है। और प्रदेश के हित के लिए भी इस तरह की सोच को रखना आगे हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है, एक बात होती है मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को लेकर। दोनों के बीच की जो अदावत थी वो अलग स्तर की थी, पर्सनल लेवल पर दोनों की लड़ाई हो गई थी, ऐसा लगता था। और एक वक्त आया कि मुलायम सिंह यादव खुद समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह जी को शामिल करवाते हैं। तो इस मसले पर कोई घर में बातचीत होती थी? क्या बातचीत होती? नहीं, घर में देखिए, पॉलिटिकल, मैं सही बात बताऊं तो पॉलिटिक्स को लेकर के घर में कभी भी बाबूजी, घर के अंदर परिवार में पॉलिटिकल डिस्कशंस को लेकर कभी भी नहीं आए। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ, हम सब लोग सुबह से लेकर के शाम तक पॉलिटिक्स में रहते हैं, लेकिन जब घर परिवार में होते हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। आपस में परिवार के लोगों के बारे में हम सब लोग थोड़ी चर्चा कर सकें, क्योंकि बहुत कम समय होता है कि जब सब लोग एकजुट होकर के घर में एक साथ मिल पाते हैं। तो पॉलिटिकल चर्चाएं तो नहीं होती, लेकिन फिर भी लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में आए, जब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें शामिल कराया, उस वक्त तक आप बड़े हो चुके थे, मैच्योर्ड हो चुके थे। तब तो बात हुई होगी, चर्चा हुई होगी कि ये फैसला क्यों ले रहे हैं आप? जिंदगी भर ताउम्र बीजेपी के साथ रहे, हिंदू राजनीति को उधार देते रहे। देखिए, उस समय की मुझे लगता है परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, क्योंकि बाबूजी का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो जल्दी किसी चीज़ से समझौता नहीं करते थे। अगर उनका कुछ मानना है और उन्होंने कुछ ठान लिया, कुछ तय कर लिया, तो वो सारी चीज़ें बाबूजी कुछ सोच समझ करके और प्रदेश और सब लोगों के हित के लिए ही उस चीज़ को तय करते थे। और अगर बाबूजी के अनुसार कोई चीज़ नहीं होती थी तो एक बाबूजी की थोड़ी मैं क्या कहूँगा कि उनका ऐसा मानना था कि वो जब किसी भी चीज़ की ज़िद कर लेते थे तो वो किसी भी कीमत पर वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए थी। इस तरीके का थोड़ा बाबूजी का व्यक्तित्व था। और उस समय की परिस्थितियाँ जो भी रही होंगी, बाबूजी ने, क्योंकि बाबूजी हमेशा से मन से, दिल से, तन से, मन से, हर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। और बाबूजी ने अपने एक भाषण में ये भी कहा था कि मैं जब तक इस जीवन में हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए हूँ, और जब इस जीवन में मेरा अंत भी हो जाए तो भी मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही लिपट करके जाए। और बाबूजी का ये कहना आज भी हम सब लोगों को, हमारी आँखों में हम सब लोग नाकें नम हो जाती हैं, भावुक हो जाते हैं। और बाबूजी ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, और भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पे उत्तर प्रदेश में बाबूजी ने
एक नया स्थान और एक मजबूती देने का काम। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो यूपी में एक बड़ा टर्न आया था यूपी की राजनीति में, या कहें कि देश की राजनीति में, जिस आंदोलन की वजह से बीजेपी सत्ता में आ पाई है, उस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका कल्याण सिंह जी की रही है। लेकिन मैं फिर मुलायम सिंह यादव पर आऊँगी। क्या हुआ था? आखिर इतनी अनबन क्यों होती थी? देखिए, मैं पॉलिटिकल, क्योंकि मैं वाकई में आपको बताऊंगा कि मैं पॉलिटिक्स में उस समय मैं एक स्कूल में स्टूडेंट था और इतनी ज़्यादा घर में पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चाएं मेरी नहीं होती थी। लेकिन उस समय की पार्टी को लेकर के कोई इस तरह की परिस्थितियां बनी होंगी, बाबूजी की कोई इच्छा रही होगी जिसको लेकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस वक्त स्वीकार नहीं कर रहा होगा। तब मजबूरी में मुझे लगता है कि बाबूजी को उस समय वो निर्णय लेना पड़ा होगा। और वो बहुत लंबा समय नहीं था कि बाबूजी भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे। बाबूजी ने अपने संगठन को भी, अपनी पार्टी को भी बना करके तैयार किया, लेकिन बाबूजी अंदर मन से भारतीय जनता पार्टी से हमेशा जुड़े रहे। और अंत में जाकर के अपने पार्टी को भी बाबूजी ने भारतीय जनता पार्टी में, जब सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बाबूजी से एक बार मिलने के लिए गए और उनसे कहा कि आप हमारे साथ में ही हमेशा से जीवन भर रहें और हमारे साथ ही मिलके चलिए, तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी समाप्त करते हुए। संदीप जी, जो पॉलिटिक्स के जानकार हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कल्याण सिंह जी थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखते, थोड़ा सा, तो शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद तीसरे नंबर पर बड़े नेता होते, पद और कद और कहीं ज़्यादा बड़ा रहा होता। कुछ मलाल होता है कि पार्टी को क्यों छोड़ा, अलग नहीं, पार्टी ऐसा क्यों कोई बनाई? मलाल नहीं होता। बाबूजी ने अपने राजनीतिक, उनका विराट व्यक्तित्व, बाबूजी का इतना लंबा सफ़र, बाबूजी ने आज देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाबूजी के द्वारा किए गए कार्यों को और बाबूजी की जनसेवा से परिचित ना हो। और हमें गर्व होता है कि हम बाबूजी के एक ऐसे परिवार में हम सब लोगों को, मेरा सौभाग्य है कि जन्म मिला जहाँ बाबूजी ने आम जन की सेवा करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया और हम भी उन्हीं के पचिन्हों पे बढ़ चल करके आगे चल सकें। और बाबूजी के स्थान पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रयास है कि हम उसी तरह बाबूजी की तरह जिस तरह से बाबूजी ने सेवा करी, उस सेवा भाव को हम सब लोग आगे लेकर के जाएं। और मुझे किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा इस तरीके का नहीं है कि बाबूजी ने पार्टी क्यों छोड़ी और पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो सारी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि उसको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और बाबूजी ने, और ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। व्यक्तित्व का, इससे अलग करके हम कल्याण सिंह जी के बारे में सोच भी नहीं सकते बिल्कुल, कि उन्हें जो करना होता था वो करते थे, वो फैसले लेते थे, उन्हें जो बोलना होता था वो बोलते थे। और इसी के लिए बाबूजी जाने जाते थे। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक और बहुत बड़ी उपलब्धि उनके नाम है, वो है सबसे बड़े मंत्रिमंडल की। 93 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था उनका। इस पर चर्चा होती है। बाबूजी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक ज़मीनी नेता थे, हाँ। और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सभी सर्व समाज के लोगों को और हर हिस्से से, हर वर्ग के लोगों का सरकार में हिस्सा हो, उनका एक अस्तित्व हो, उसको बनाने के लिए उस समय महत्वपूर्ण होगा कि वो निर्णय लिया गया कि सरकार का अभी तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बाबूजी की सरकार में रहा है। और सब लोगों को यूपी में 93 मंत्री, उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि उस समय की मांग रही होगी कि हर एक वर्ग का एक व्यक्ति सरकार का हिस्सा बने, और बाबूजी ने उस मांग को पूरा किया। हालांकि उस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, टूटा नहीं था। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड संयुक्त रूप से 93 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था कल्याण सिंह जी का। एक और जो बात है जिसने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को एक बहुत बड़ा टर्न दिया, वो साल था साल 2090, 2091, 2092। 90 जब कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी, जिसकी वजह से उनकी सत्ता भी चली गई। क्या उस इंसिडेंट पर घर में बाद में कभी कोई चर्चा हुई जब आप राजनीति का कहरा सीख रहे थे तब? नहीं, मैं तो देखिए बहुत ही छोटा था, लेकिन अब चर्चाएं सुनते हैं कि उस वक्त बाबूजी ने जो निर्णय लिया था कि जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, उस समय बाबूजी की सरकार थी और उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए जब उनकी 92 में गवर्नमेंट थी, और उस समय उन्होंने सारी जो उसकी जिम्मेदारी थी, जो घटना घटी थी, उसके अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और उस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मैं, जब तक मेरी सरकार रहेगी, मैं किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं होने दूंगा, और किसी भी गलत काम को मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि कोई भी राम भक्त हो
या कोई भी कार सेवक हो उसकी जान जाए, उसको देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि उस समय की जो भी प्रशासन था सब लोगों को रोका था कि गोली कोई भी नहीं चलाएगा और बाकी जो भी संसाधन लगाए जा सकते हैं लोगों को रोकने के लिए, उस घटना को होने से रोकने के लिए हर एक चीज़ का प्रयास कर लिया जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया था और मुझे लगता है कि वहाँ से बाबूजी का वो जो निर्णय था कि बाबूजी का एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में बाबूजी बन करके इस देश के सामने उभरे और जिन्होंने सनातन धर्म की सेवा करने वाले लोगों की उनकी रक्षा के लिए अपनी सरकार तक बाबूजी ने न्यौछावर कर दी। वहाँ से बाबूजी ने जो अपने जीवन में वो निर्णय लिया, उस निर्णय के नाम पर बाबूजी आज भी हम सब लोग उनको याद करते हैं। संदीप जी, मुझे वो अभी भी याद है इंसिडेंट जब रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और कल्याण सिंह जी की सेहत तब भी ठीक नहीं थी और उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को बनते देखना मेरा सपना था और राम मंदिर को मैंने बनते देखा जब बन भी रहा था। तो वो बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। एक परिवार के नाते आप भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। देखिए, बहुत मुझे लगता है कि हम जो अपने जीवन में लक्ष्य हम रखें और जो हमारा सपना हो, सबसे बड़ा हमारा जीवन का जो सपना हो, अगर हम अपने जीते जी उस सपने को प्राप्त कर लें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हमारा जीवन सिद्ध हो जाना, हमारा जीवन सफल हो जाने के बराबर हो सकता है। बाबूजी का ये सबसे बड़ा सपना था कि जब उन्होंने ये निर्णय लिया 1992 में अपनी सरकार गंवा दी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक भव्य राम मंदिर बन करके अब खड़ा होना चाहिए। जब इतने सारा त्याग और बलिदान, इतने लोगों का त्याग और बलिदान उसके पीछे है, तो एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और उस समय से बाबूजी ने इस लड़ाई को लड़ना प्रारंभ किया और बाबूजी का एक सपना था कि भव्य राम मंदिर बन करके तैयार, और वो बन गया। और वो बन करके पूरा खड़ा तो नहीं, लेकिन उसकी नींव जो है जब रखी गई तो बाबूजी के सामने उसकी नींव रखी गई और जब उसका नींव रखने का कार्यक्रम किया जा रहा था, क्योंकि कोविड का दौर था उस समय और बाबूजी की एज को देखते हुए, उम्र को देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय किया कि बाबूजी घर से ही बैठ करके, उनकी इच्छा बहुत थी कि जा करके उस अयोध्या में उसी प्रांगण में जा करके बैठ करके जब भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था मंदिर का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में उस कार्यक्रम प्रतिभाग करें, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से और सेफ्टी को देखते हुए हम सब लोगों ने उनको घर में ही टीवी में उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम को देखा और बाबूजी वाकई में उस समय उस क्षण बहुत भावुक भी हुए और उनके मन में बहुत प्रसन्नता भी थी कि जो उन्होंने जीवन में एक लक्ष्य रखा था कि प्रभु श्री राम का एक भव्य राम मंदिर बने, वो मंदिर बन करके तैयार भी हो गया। एक और बात थी, बाबूजी जब अस्पताल में थे, जब बाबूजी का इलाज चल रहा था और बाबूजी के अंतिम समय में, क्योंकि लगभग 2 से ढाई महीने उनको अस्पताल में रहना पड़ा था और लगातार उनका इलाज चला और उस समय उनको कहीं आने जाने की भी इजाज़त नहीं थी और काफ़ी लंबे समय तो लगभग 1 माह तो बाबूजी पूरी तरह से बेड पे थे। उस समय जब तक बाबूजी हम सब लोगों से बात कर रहे थे, राम मंदिर बन चुका था और बाबूजी ने हम सब लोगों से कहा, आखिरी समय, आखिरी क्षण, आखिरी शब्द थे बाबूजी के कि मैं जब से मंदिर से दर्शन करके वापस लौटा हूँ तब से मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। जबकि बाबूजी मंदिर कहीं नहीं गए थे, अपने अस्पताल के कमरे में थे और बाबूजी काफ़ी लंबे समय से, और स्वयं अकेले तो बाबूजी चल करके किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते थे जब तक कोई व्यक्ति सहयोग से उनको ना लेकर के जाता हो। तो इसका मतलब क्या था? उसका भाव ये था, बाबूजी उस बिस्तर पे वहाँ पे लेटे हुए उन्होंने हम सब लोगों से कहा कि मैं मंदिर जा कर के दर्शन करके आ गया हूँ और अब मेरा जो है मन, मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो बाबूजी वहीं से प्रभु श्री राम लला के दर्शन वहाँ से करके, मतलब इसे श्रद्धा कह सकते हैं, श्रद्धा भाव बाबूजी की ऐसी थी, अस्पताल में था लेकिन उनका भाव, उनके आत्मा, उनका मन वहाँ मंदिर में जाके दर्शन करके आया उस समय। ऐसे ही कुछ और फैसले थे जो उनके दिल के बहुत करीब थे, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो या धारा 370। धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा था कि इसे हटा देने का वक्त आ गया और जिस साल कहा उसी साल के अगस्त में फैसला ले लिया केंद्र सरकार ने, उसे हटा भी दिया 2019 में। तो बहुत सारे फैसले उनके सामने हुए। अब एक यूसीसी का भी बड़ा फैसला हुआ, उत्तराखंड ने पहला कदम उठा दिया। आज होते तो क्या सोच रहे होते? देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हमारे देश की एकता को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और भारत को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमको निर्मित करना है, इन सारी चीज़ों
को चरितार्थ करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। हमारे देश में एका का भाव होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को समानता का भाव मिलना चाहिए। इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस देश के अंदर रहते हुए अपने आप को शोषित महसूस करे। सरकार हर एक व्यक्ति के लिए होती है और हर एक व्यक्ति को समान अधिकार भी देती है। इन सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए कार्य हमारी सरकार कभी नहीं करती। हमने हमेशा सबका साथ और सबके विकास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, इसको चरितार्थ करते हुए हमने काम किया है और सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है। जी संदीप जी, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रैक्टिकल और एक होते हैं इमोशनल। बाबूजी के लिए कहा जाता था कि वो बहुत इमोशनल हैं, और जो लोग इमोशनल होते हैं वो दिल से फैसले लेते हैं और वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके बोलने से किसे प्रॉब्लम हो रही है, किसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। उनके मन में आया वो बोल गए। तो कहीं ना कहीं आप में भी वो गुण होंगे। कैसे कंट्रोल करते हैं आप? प्रैक्टिकल ज़्यादा है या बाबूजी की तरह इमोशनल ज़्यादा है? देखिए, एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज़ों को होना, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों होना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। केवल अगर आप प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि निर्गुण हो जाएंगे। बहुत सारे निर्णय आपके ऐसे हो जाएंगे जो लोगों के हित के लिए नहीं होंगे और आप कहीं ना कहीं फिर हिटलर कहलाए जाएंगे। अगर आगे जा करके से वो उम्मीद नहीं कर एक सकते। नेता से आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप एक नेता होने के नाते जब आपके साथ में जनता आपके ऊपर विश्वास करती है और अपना नेतृत्व के रूप में आपको चुन करके आगे भेजती है, तो एक व्यवहारिक और प्रैक्टिकल दोनों पक्ष के साथ में हमें सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस जगह पे आवश्यकता है, कई जगहों पे व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी हमें आगे प्राथमिकता देनी होती है। कोई चीज़ गलत भी है, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो हमें कई बार गलत चीज़ को भी, क्योंकि उस व्यक्ति के सहयोग के लिए अगर हम किसी चीज़ को, व्यक्ति विशेष के सहयोग के लिए कोई गलत चीज़ करके अगर हम उसको लाभ दे सकते हैं, तो हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ता है राजनीतिक जीवन में कि ये गलत चीज़ करके भी अगर इस परिवार को, इस व्यक्ति को लाभ हो जा रहा है तो इसको लाभ दे दीजिए। सही तो के लिए गलत करना गलत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सही के लिए गलत करना गलत नहीं। चलिए, आप 33 साल उम्र है आपकी, बीते 8 साल से आप मंत्री हैं, बहुत कम एज में, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग जिसमें कठोरतम कदम उठाया आपके दादाजी ने, आप उसी विभाग में हैं। अपने अभी तक के काम को, अपनी उपलब्धियों को आप कितना नंबर देते हैं? देखिए, मैं खुद के काम को तो नंबर देने में मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूं, और मैं दे भी नहीं सकता कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं या बुरा कार्य कर रहा हूं। ये तो आप लोग और प्रदेश की और देश की जनता तय करेगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में काम किया है। और जहाँ तक शिक्षा की आपने बात कही, शिक्षा का, क्योंकि पिछले सरकार में भी 2017 से 22 तक भी मेरे पास शिक्षा विभाग का दायित्व था और राज्य मंत्री के रूप में तब मैं शिक्षा विभाग देख रहा था, और दूसरी 2022 की सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग के रूप में इस विभाग को देख रहा हूँ। परिषदीय विद्यालय की बेसिक शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं तो इस विभाग के अंतर्गत बहुत ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिले हैं, और ये आम व्यक्ति, आम जनता के सामने है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर भी बदली है जी। अभी आपने एक स्कूल का उद्घाटन किया, वो देखकर कोई नहीं कहेगा कि सरकारी स्कूल है, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह। अभी ग्रेटर नोएडा में ही एक स्कूल था जो कि पुराना स्कूल था, और इस विद्यालय की इमारत को ध्वस्त करके और नया विद्यालय उसी स्थान पे बना करके तैयार किया गया, और बहुत ही इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। मुझे लगता है कि आपको भी कभी अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, तो आप विद्यालय को जा करके देखिएगा। बहुत सुंदर विद्यालय, परिषदीय विद्यालय यहाँ बना करके तैयार किया है। ये केवल एक विद्यालय नहीं बल्कि सभी विद्यालयों को, हमारे जितने भी 1,30,000 परिषदीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं, इन सभी विद्यालयों को हम सब लोगों ने, जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो हमने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विभिन्न 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमने अपने कार्यों को प्रारंभ किया। मूलभूत सुविधाएं जो किसी भी परिषदीय विद्यालय में पूरी नहीं थी, ना बच्चों के पास में पेयजल की व्यवस्था थी, ना टॉयलेट्स थी, ना खाना खाने के लिए बैठने के कोई शेड की व्यवस्था थी, ना क्लासरूम्स की प्रॉपर व्यवस्था थी, ना क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होते थे, और ना ही कोई फर्नीचर होता था। और यहाँ तक कि विद्यालयों में भी 2017 से पहले जो टीचर्स पढ़ाने जाते थे, टीचर्स के नाम पर कोई और एडहॉक या प्रॉक्सी टीचर पढ़ाने के लिए जाता था, और जो वास्तविक में मूल शिक्षक वहाँ पर नियुक्त होता था वो अपने किसी और कार्यों में व्यस्त रहते थे। इस तरह की व्यवस्थाएं हमने। चीज़ें कंट्रोल में है। वो सेल्फी वाले का कोई फायदा हुआ? देखिए, टीचर्स पहुंचे और अब ये तो आपको बताना है अब किस तरह की परिषदीय विद्यालयों की स्थिति है। इस तरह की शिकायत मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आ रही है कि बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर बच्चों को पास अत्याधुनिक जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए किसी भी विद्यालय को नहीं पहुंच पा रही हो। हमने हर एक विद्यालय को फर्नीचर से युक्त करने के लिए लक्ष्य लिया है, और बहुत जल्द, क्योंकि 1,30,000 विद्यालयों को एक साथ आप फर्नीचर की सुविधा से जोड़ दें तो ये संभव नहीं।
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रतिवर्ष। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी हम स्क्रीन पर प्ले करेंगे और ये तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ। ये है वो स्कूल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर फिलहाल नहीं आ पा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी टीवी पर। तो जो ये स्कूल है बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह चमकती हुई इमारत है और पार्क है, खेलने की जगह भी है, पेयजल की सुविधा भी है। दिल्ली की जो पूर्व सरकार है उसने तो खूब वाहवाही लूटी कि हमने स्कूल ऐसे बना दिए वैसे बना दिए। आप उस तरह से प्रचार क्यों नहीं करते थे? देखिए, मुझे लगता है कि जो वास्तविक स्थिति है वो अपने आप आम लोगों तक पहुँचे और उसकी चर्चा स्वयं लोग करें, तब मुझे लगता है कि जब किसी चीज़ को आपने सरकार ने अच्छा कार्य किया है और स्वयं जनता जब उस चीज़ की चर्चा करे, तब सरकार के उस कार्य को सफल माना जाता है। आप स्वयं ही किसी चीज़ को करके और एक मॉडल के रूप में, जहां दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि आप देश के और भी अन्य कोनों में जाएंगे और उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, ऐसे हमारे बहुत सारे विद्यालय हैं जो आज परिषदीय विद्यालय के नाम पर किसी भी प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल से आप उन विद्यालयों की तुलना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और सुविधाओं को, शिक्षकों को भी देखते हुए। मैं ये नहीं कहता केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक भी, अगर आप हमारे परिषदीय विद्यालयों के आज के शिक्षकों की अगर आप क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो किसी भी प्राइवेट और अन्य जो भी अच्छे से अच्छे स्कूल हैं उसकी तुलना में हमारे शिक्षक अधिक योग्य हैं। उनकी शिक्षा भी बहुत बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने एग्ज़ाम्स को और जो भी भर्ती की प्रक्रिया है उसको पास करने के बाद में टीचर बनते हैं। कोई आसान प्रक्रिया नहीं है कि आपने बिल्कुल। और आपसे बातचीत कर ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को पूरे मज़ा लेकर काम कर रहे हैं। बदलाव की कोशिश हो रही है शिक्षा व्यवस्था में। अब मौजूदा जो एक दो टॉपिक है जिन पर बहुत सियासी बाजार गर्म है, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी। शुरुआत वक्फ संशोधन बिल विधेयक से करते हैं। इसे लेकर बवाल मच गया, जबकि इस पर जेपीसी का गठन हुआ, सभी राजनीतिक दलों को पक्ष विपक्ष को बोलने का मौका मिला और अब इस पर बवाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भले ही संसद ना चले, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार कर रहा है और जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है वो देश की एकता और अखंडता को और सशक्त और मजबूत बनाने की दृष्टि से किया जा रहा है, सर्व समाज को और ताकतवर बनाने के लिए और इस देश में रहने वाले एक एक नागरिक के हित के लिए सभी निर्णय लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी विरोधी आज पार्टियां हैं वो इन सारी चीज़ों का भले ही सहयोग ना कर रही हों, लेकिन इस देश के हित के लिए जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो इस देश को आगे लेकर के जाने के लिए ही लिए जा रहे हैं। विरोधियों को केवल और केवल अवसर चाहिए और इन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है कि उनको अवसर मिल जाता है और इसकी आलोचना करने के लिए उन्हें कोई मौका छोड़ते नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, मुस्लिम संगठन तो विरोध कर रहे हैं, करेंगे ही, उन्हें लग रहा है उनके हक पर कब्जा है। हालांकि कुछ संगठन हैं जो कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में भी है, लेकिन कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, ये तो कह रहे हैं कि वक्फ के संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की साजिश है, ये समाज की जो एकता उसे तोड़ने की साजिश है। ये देखिए, किसी भी तरह से इस तरह का भ्रम जितनी भी विरोधी पार्टियां फैलाने का प्रयास कर रही हैं, मुझे लगता है ये केवल और केवल भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को क्षति या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से हम कभी भी कार्य नहीं करते हैं। संभल में हम सब खुदाई पर खुदाई चल रही है, इतिहास खोदे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप भी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और ये दुनिया भी और ये देश भी और प्रदेश भी ये सारी चीज़ों को देख रहा है। जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो इतिहास में चीज़ें गलत की गई, अगर उसको सही करना आप दोबारा से गलत मानते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस पर दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। जो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें थीं और पुराने समय में हमारी पुरानी जितने भी लोग रहे हों, पुरानी पीढ़ियां रही हों, जो उस समय की, उस समाज की, उन लोगों ने जो इस तरह के कार्य किए और उस समय के लोगों का शोषण भी किया गया होगा, उस चीज़ों को हम क्यों भूल जा रहे हैं उस समय लेकिन ये देखिए ना, मंदिर 46 साल बाद खुला, ठीक है, कपाट खुल गया, रंग रोगन हो गया, वहाँ पर होली मनाई जा रही है, ये ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो मेले का आयोजन होता था हर साल, उस मेले पर पाबंदी प्रशासन ने लगा दी। देखिए, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी निर्णय लिए जाने होते हैं, किसी तरह का कोई दंगा ना हो और किसी तरह के कोई सामाजिक इस तरह की घटना ना हो जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई निर्णय लेना पड़े, कोई कठोर कदम लेना पड़े जिससे कि इस प्रदेश की जनता को कोई हानि हो, इस प्रदेश में रहने वाले लोगों को कोई हानि हो। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, जिस तरह के जब वहाँ पे वैसे ही हम सब लोग देख रहे हैं कि स्थितियाँ कितनी संवेदनशील है।
छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और आए दिन आप टीवी चैनलों पे, आपके चैनल पे भी आए दिन कुछ ना कुछ चर्चा चलती रहती है संभल को लेकर के। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी निर्णय अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिए जाने चाहिए तो वो लेने में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी कोई संकोच नहीं करते। और औरंगजेब की कब्र पर आपकी क्या राय है? कब्र हटाने की मांग हो रही है, वीएचपी, बजरंग दल सड़कों पर उतर आए हैं। वहाँ विपक्ष कह रहा है कि ये तो सत्ता पक्ष के शय पर हो रहा है और समाज को यहाँ भी बांटा जा रहा है। नागपुर में हिंसक स्थिति बन गई। औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें सब मिल करके जो तय किया जाएगा उसको माना जाएगा। लेकिन जहाँ तक औरंगजेब की बात है, उनको कुछ लोग अपने आदर्श के रूप में शायद मान करके चलते हैं और जिस तरह से जितना हम सब लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनके जैसा व्यक्तित्व तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा अभिभावक या माता पिता ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उनकी संतान औरंगजेब जैसी बने और उनको अपने एक रोल मॉडल के रूप में लेकर के चलने वाले ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमें हमारे देश को, उनकी देश की जो आंखों में हम सब लोग धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं केवल और केवल राजनीतिक अपने फ़ायदों को उठाने के लिए, हमें इस देश के इतिहास के बारे में, इस देश की भारत की संस्कृति के बारे में हमें इस देश के लोगों को बताना चाहिए, अपनी परंपराओं को आगे लेकर के जाना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में हम हर एक व्यक्ति को एक और अपने माता पिता को जो सम्मान हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं अगर हम औरंगज़ेब को अपने रोल मॉडल के रूप में, हमारे देश में जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनको एक रोल मॉडल के रूप में लेकर के चल रहे हैं, जितने विरोधी लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा हम लोग संदेश अपनी आने वाली इस नई पीढ़ी को एक अच्छा हम सब लोग मार्क नहीं दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 पर आने के लिए और सभी बातों पर, सभी मसलों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। कल्याण सिंह जी यानी कि बाबूजी, और अपने बारे में भी विस्तार से उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।